गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय में आए हुए प्रश्नों पर डिस्कशन कर रहे हैं। उसी कड़ी में वर्ष 2002 के प्रश्न हम लोगों ने देखे हैं। पहले की 3 क्लासेज में हम लोगों ने 1 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग जो शेष बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं, जो प्रश्न संख्या 76 से लेकर 100 तक हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन का उद्देश्य आपको एथेंटिक उत्तर प्रदान करना तथा वहाँ से जुड़े हुए भविष्य में जो क्वेश्चन आए उनके बारे में चर्चा करना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवाद की एक कुशल वक्ता थी। विकल्प नंबर 1 है मैत्रेयी, नंबर 2 है गार्गी, नंबर 3 है घोषा, नंबर 4 है अपाला। क्या उत्तर होगा? गार्गी। इसका उत्तर क्या होगा? गार्गी होगी। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों के कुशल वक्ता गार्गी को माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में, अब समझिए, विदेह के राजा जनक के दरबार में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अनेक ब्राह्मणवादी विद्वानों को पराजित किया। इसी कड़ी में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से एक लंबा शास्त्रार्थ किया। अंत में गार्गी याज्ञवल्क्य के उत्तरों से संतुष्ट हुई। यही पूरी जो है कथा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। उस समय वहाँ पर जो है याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियाँ मैत्रेयी और कात्यायनी भी उपस्थित थी। समझ गए? इस प्रश्न का उत्तर गार्गी होगा। और पता कहाँ से चलता है? बृहदारण्यक उपनिषद से। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर है 77 है, 1984 में सिखों पर जो अत्याचार किया गया उसे न्यायसंगत ठहराते हुए निम्नलिखित में से किस नेता ने यह कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तब कुछ अनहोनी होती है? विकल्प है नंबर 1 अर्जुन सिंह, नंबर 2 जगदीश टाइटलर, नंबर 3 राजीव गांधी, नंबर 4 है मोतीलाल वोरा। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में किसी का कथन है, किसका है? राजीव गांधी का है। इसके उत्तर के संबंध में उस समय अखबार, उसकी कटिंग हम लोग देखते हैं। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इसके अगले रोज से ही दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। कुछ साल पहले इन दंगों पर नज़र डालने वाली एक किताब व्हेन ए ट्री शुक दिल्ली छपी। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यही कथन था वो पूरा। 19 नवंबर 1984 को ये शब्द कहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी राजीव गांधी ने। और कहाँ था? बोर्ड क्लब में लोगों की भीड़ के सामने। समझ गए? यह कथन जो है, जब बड़ा पेड़ गिरता है, राजीव गांधी का है, जो उनकी मां इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 1984 बोर्ड क्लब में कहा गया था। आगे आइए। क्वेश्चन नंबर है 78, उत्तर वैदिक काल में पंचाल का प्रसिद्ध दार्शनिक शासक था। विकल्प नंबर 1 जनक, नंबर 2 परीक्षित, नंबर 3 देवदास, नंबर 4 प्रवहण जयवाली। इसमें सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा प्रवहण जयवाली होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा।
यह वर्णन कहाँ मिलता है, ये कौन सा संवाद है, समझ रहे हैं। आइए, उत्तर वैदिक काल में पंचाल जो है सर्वाधिक विकसित राज्य था। शतपथ ब्राह्मण में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में किसको वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया है? उत्तर क्या आएगा? पंचाल आएगा। यहाँ के राजा थे प्रवाहण जवाली या प्रवाहण जयवाल थे। अपने दर्शन संबंधी ज्ञान के लिए विख्यात थे। बृहदारण्यक उपनिषद से पता चलता है, समझ गए, वही उपनिषद जिसमें गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद है, कि ऋषि श्वेत केतु के पिता कुरु राज्य के राजा उद्दालक आवरुणि पंचाग्नि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंचाल नरेश प्रवाहण जवाली के पास गए और शिक्षा प्राप्त की। समझ गए। एक तो आपके प्रश्न को उत्तर ये था, दार्शनिक प्रवाहण जवाल थे, बृहदारण्य उपनिषद में लिखा गया है श्वेत केतु के बारे में, उद्दालक आवरुणि के बारे में, और पंचाग्नि ज्ञान जो है प्राप्त करने के लिए प्रवाहण जयवाली के पास जाते हैं। ये पंचाग्नि ज्ञान क्या है इसको थोड़ा समझ लिया जाए, परीक्षा में पूछा नहीं गया है लेकिन हमको पता रहेगा तो हम जो है इस कहानी को जानते रहेंगे तो परीक्षा में हमको याद रहेगा। आइए, पंचाग्नि विद्या का अर्थ है 5 अग्नि पर ध्यान। इसमें विद्या एक विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है, प्रतीकात्मक अग्नि ध्यान का विषय है और इसके 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं। 3 लोक, कौन कौन से? स्वर्ग, पृथ्वी और मध्यवर्ती स्थान। चौथा पुरुष, 5वां महिला। 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पंचाग्नि विद्या क्षत्रियों से संबंधित थी। यह विद्या किसको दी जाती थी? क्षत्रियों को दी जाती थी। उद्दालक आवरुणि श्वेत केतु के पिता कहाँ के राजा थे? कुरु के राजा थे। ज्ञान प्राप्त करने वाले पहले ब्राह्मण थे, इसीलिए यह परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि पंचाग्नि विद्या क्षत्रियों के लिए थी लेकिन फर्स्ट टाइम प्रवाहण जयवाल ने किसको दिया? उद्दालक आवरुणि को दिया, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण होता है। आगे आए, चले। प्रश्न संख्या 79 है, 10 राजाओं के युद्ध का विजयी राजा सुदास निम्नलिखित में से किस जन से संबद्ध था? नंबर 1 विकल्प है पुरु, नंबर 2 है अनु, नंबर 3 है यदु, नंबर 4 है तित्सु। प्रश्न समझिए क्या है। प्रश्न है दशराग्य युद्ध से संबंधित है ना, जिसमें एक तरफ थे सुदास और दूसरे तरफ से 10 और जातियां और जनजातियां थी। ठीक, अब ये कह रहे हैं जो सुदास थे वो किस जन से संबंधित थे, तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा नंबर 4 तिर्तसु। किससे? तिर्तसु से थे। पूरी कहानी को समझा जाए। दशराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर, परुष्णी किसको कहते थे? रावी को। ऋग्वेद में नदियों के जो नाम मिले हैं, जो वर्तमान नाम है, वह भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो परुष्णी दे देगा। किस नदी को कहा जाता था? रावी को कहा जाता था। कि युद्ध पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के मध्य लड़ा गया जो युद्ध था वो दशराग युद्ध है। इस युद्ध में दोनों तरफ से आर्य और अनार्य शामिल थे। यह नहीं था कि एक और आर्य थे दूसरे अनार्य थे, दोनों तरफ में सुदास की ओर से भी और दूसरी ओर से भी। 10 राजाओं में 5 जन थे। जो 10 राजा थे सुदास के विरुद्ध में 5 जन थे। कौन से? अनु, द्रुहा, यदु, पुर, तुर्वस तथा 5 जनजातियां थीं। कौन कौन सी? अनिल, पक्त, भलानस, शिव, विषाणिन।
याद रहना चाहिए हम लोगों को कि जो 10 राजा लड़े थे सुदास के विरुद्ध में, उसमें जो 5 जन कौन कौन से थे और 5 जनजातियां कौन कौन सी थी, इस युद्ध का कारण यह माना जाता है भरत वंश के जो राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। तब विश्वामित्र ने 10 राजाओं को एकत्रित करके सुदास के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। उन 10 राजाओं के पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। इस युद्ध में सुदास विजयी हुए, जो त्रितसु जन के थे। ही ना प्रश्न था, उत्तर मिल गया हम लोगों को। किस जन से थे? त्रितसु जन से थे। ऋग्वेद में 10वें मंडल में, किस मंडल में है इसका वर्णन? ऋग्वेद के दशराज युद्ध का 10वें मंडल में है इस युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध का कारण एक माना जाता है कि राज्य विस्तार भी था। सुदास जो है अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, इसलिए यह युद्ध हुआ। दशराज युद्ध से संबंध में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको तैयार रखें। अगले क्वेश्चन चले। नंबर 80 है, पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प नंबर 1 है 1930 ईस्वी में, नंबर 2 है 1940 ईस्वी में, नंबर 3 है 1941 ईस्वी में, नंबर 4 है 1942 ईस्वी में। सही उत्तर क्या होगा? पाकिस्तान प्रस्ताव पर 1940 है इसका सही उत्तर। देखिए, पाकिस्तान पर प्रस्ताव पर 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं। एक आता है पाकिस्तान का विचार, विचार या अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कब हुई और किसके द्वारा हुई, एक प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है जो पाकिस्तान शब्द है, उस शब्द का निर्माण किसने किया? जो पाकिस्तान है, इसमें जो अक्षर हैं वो किस किस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको किसने तैयार किया? अगला क्वेश्चन आता है इस संबंधी जो प्रस्ताव था वो किस वर्ष पारित किया, कहाँ पर मुस्लिम लीग के सम्मेलन इसको रखा गया, इस प्रस्ताव को तैयार किसने किया, इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग समझ ले। आइए, 23 मार्च 1940 ईस्वी में लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना, मिस्टर जिन्ना की अध्यक्षता में संपन्न मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग औपचारिक रूप से प्रस्तुत की गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा वह एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। वह इस निर्णय पर तब तक अटल रहेंगे जब तक पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं कर लिया जाता है। समझ रहे हैं? यह तो हो गया मांग। इस प्रस्ताव कब हुआ था? यही प्रश्न में था 23 मार्च 1940। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कहाँ पर हुआ था, किसकी अध्यक्षता हुआ था, किसने कहा था हम पाकिस्तान के अतिरिक्त किसी बात पर सहमत नहीं होंगे। ठीक, अगला जो प्रश्न बनेगा, इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया? सिकंदर हयात खान ने। किसने? सिकंदर हयात खान ने। और इसको प्रस्तुत किसने किया? फजलुल हक ने। और इसको जो है इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? खजी कुज्जमा ने। समझ में आया? 3 तरह की बातें हो गई। प्रारूप तैयार किया सिकंदर हयात खान ने, प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, समर्थन दिया खजी कुज्जमा ने। ये तीनों नाम याद रहे क्योंकि परीक्षा में तीनों में से कोई न कोई पूछ लिया जाता है। पारित प्रस्ताव की स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? ये डेट आपको याद रहे, 23 मार्च 1943, 23 मार्च 1943। आगे जो प्रश्न बनते हैं उस पर देखें। मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य के रूप में पाकिस्तान शब्द को सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर कब 1933 में बनाया।
रहमत अली ने अपने पंपलेट का नाम ही पूछा, नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर। क्या पंपलेट का नाम है? नाउ आर नेवर पेरिस फॉर एवर। इसमें पाकिस्तान में सम्मिलित प्रांतों को स्पष्ट किया गया है। देखिए, पाकिस्तान PAKISSTAN ना, तो P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, P माने उसमें पंजाब रहेगा, अफगानिस्तान रहेगा, KI कश्मीर रहेगा, सिंध रहेगा, और तान जो है बलूचिस्तान। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान, इनसे मिल करके पाकिस्तान बनेगा। यह रहमत अली और उनके मित्रों ने 1933 में इसको दिया, सामने रखा। अब अगला जो एक प्रश्न बनता है, विचार अभिव्यक्ति। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार और उसकी अभिव्यक्ति का 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, कहाँ पर? इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने रखा। किसने रखा था? मोहम्मद इकबाल ने 1930 में। इस भाषण में इकबाल ने एक पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर बल दिया। तो जो तीनों प्रश्न हैं, विचार अभिव्यक्ति किसकी है? मोहम्मद इकबाल की है ना, और प्रस्ताव को जो है किसके अध्यक्षता में स्वीकार किए गए? जिन्ना की है। पाकिस्तान नाम में कौन कौन से राज्य सम्मिलित होंगे? रहमत अली की है। इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 81 है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 मोहनजोदड़ो से, नंबर 2 हड़प्पा से, नंबर 3 चन्हूदड़ो से, नंबर 4 बनावली से। इसमें उत्तर क्या होगा सही? मोहनजोदड़ो। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। सूत की कताई और सूती वस्त्रों की बुनाई के धंधे अत्यंत विकसित थे। मोहनजोदड़ो से जो आपका प्रश्न है, तांबे के 2 उपकरणों में लिपटा हुआ सूती कपड़ा एवं सूती धागा प्राप्त हुआ है। ये आपका प्रश्न था। आगे आइए और देख लें, कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र की छाप मिली है। उस पर ऐसा लगा कि छाप पड़ी हुई है, यहीं से सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा भी मिला है। उस्तरा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा। लोथल से प्राप्त छोटी मोहरे पर सूती वस्त्रों की छाप मिली है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो है। कालीबंगन से जो मिला है उस्तरा वो भी समझ लिया जाए। लोथल से छोटी मोहरे पर छाप मिली है, वो भी हमें देखना है। आगे चलें, अगला प्रश्न किया जाए। ठीक, 82 है प्रश्न नंबर। किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा भाग व्यय किया? प्रश्न नंबर 1 है बाबर, विकल्प नंबर 2 है अकबर, विकल्प नंबर 3 है जहांगीर, विकल्प नंबर 4 है शाहजहां। कह रहा है कि निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का सर्वाधिक व्यय किसने कर दिया? सबसे ज्यादा खर्च किसका रहा? तो उत्तर इसमें क्या होगा? शाहजहां होंगे। आइए इसको समझते हैं। जहांगीर के समय 1622 में कंधार मुगलों के अधिकार से चला गया ना, किंतु शाहजहां के कूटनीतिक प्रयास से असंतुष्ट किलेदार, कंधार का किलेदार मर्दान खान ने यह किला मुगलों को सौंप दिया। जहांगीर के समय में गया था, शाहजहां के समय में वापस आ गया। उसके बाद 1648-49 में यह किला मुगलों से पुनः छिन गया और इसके बाद मुगल बादशाह फिर से इस पर अधिकार नहीं कर सके। शाहजहां ने अपने योग्य सेना नायकों के सहायता से 3 बार अभियान भी किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। यद्यपि शाहजहां ने मध्य एशिया अर्थात बल्ख एवं बदरखा की अव्यवस्था का लाभ उठाने की कोशिश की, कई बार अभियान किए, किंतु सफलता नहीं मिली।
लगभग 40 करोड़ रुपए की हानि इसमें हुई थी। मध्य एशियाई नीति में सर्वाधिक नुकसान, आर्थिक नुकसान किसने उठाया था? शाहजहां ने। औरंगजेब ने कंधार को अपने अधिकार में करने का प्रयास नहीं किया। इस तरह शाहजहां के समय कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से छिन गया। तो शाहजहां के समय में एक बार आया था, फिर अंतिम रूप से वहीं से चला भी गया। और उसमें शाहजहां ने जो प्रयास किए, कई बार सैनिक अभियान भेजल, उसमें उनको करीब 40 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। मनसबदारी व्यवस्था में किसने दो अस्पा सिंह अस्पा का पद सृजित किया था? नंबर 1 विकल्प अकबर, नंबर 2 विकल्प है जहांगीर, नंबर 3 विकल्प है शाहजहां, नंबर 4 विकल्प है औरंगजेब। यह प्रश्न जो है मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था संबंधित है। इसमें कह रहे हैं दो अस्पाह सिंह अस्पाह का पद किसने इसमें जोड़ा था, यह बात कही जा रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जहांगीर। इसका सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर होगा। आइए देखते हैं। मुगल शासन प्रणाली में मनसबदारी की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। यह जो है मंगोलों के दशमलव प्रणाली, दार्शनिक प्रणाली पर, दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर ने इस व्यवस्था में जात और सवार लाया था। जात शब्द से क्या होता है? व्यक्ति के वेतन तथा पद की स्थिति का बोध होता है। और सवार शब्द से उसके दस्ते में कितने घुड़सवार सम्मिलित होंगे उसका बोध होता है। जहांगीर ने एक ऐसी प्रथा निकाली जिसमें जात पद को बिना बढ़ाए, जात पद तो स्थिर कर दिया, लेकिन उसमें घुड़सवारों की संख्या को बढ़ा देना है। मनसबदारों को अधिक सेना रखने को कहा जाता था। इस प्रथा को दुहस्पा एवं सिंहस्पा कहा गया। दुहस्पा का मतलब क्या हुआ? मनसबदार को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते। सिंहस्पा में क्या हुआ? मनसबदार को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते। और एक शब्द है यकस्पा, मनसबदार को अपने सवार पद के अनुसार केवल एक ही घोड़ा रखना। मान लीजिए 500 के सवार है तो 500 घोड़े रखने हैं। दुहस्पा है, सवार का उसका दर्जा 500 का है, लेकिन घोड़े कितने रखने हैं? दुगुना रखना है, 1000 रखने हैं। सिंहस्पा है, अगर मनसबदार में सवार का दर्जा उसका 500 है, उसके 3 गुने रखने हैं, मतलब 1500 रखने हैं। समझ गए? आगे चलें। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था ना? नंबर 1 व्यापार है, नंबर 2 वाणिज्य है, नंबर 3 कृषि है, नंबर 4 विकल्प में पशुपालन है। तो पूर्व वैदिक आर्य क्या थे? अभी अस्थायी रूप से बसे नहीं थे, अभी यायावर थे, घुमंतु थे। जो अस्थायी नहीं होगा, घुमंतु होगा, उसका जो है व्यापार वाणिज्य तो बढ़ेगा नहीं, कृषि कर नहीं सकता, स्थिर नहीं है, तो क्या कर सकता है? वो पशु पालन कर सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पशु पालन है। आइए देखते हैं। ऋग वैदिक आर्य अर्ध यायावर और खानाबदोश थे, जिनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ पे के प्रश्न का उत्तर है कृषि का स्थान उनके जीवन में गौण था। आर्यों के जीवन में पशुओं में गाय का विशेष स्थान था, क्योंकि जीवन संबंधी कई अभिव्यक्तियाँ गाय के माध्यम से व्यक्त हुई हैं। वहाँ पर मिलेगा कौन सा? गोपत। गोपति किसके लिए प्रयोग किया गया है? राजा के लिए। गोधूली ना, देखिए गाय से संबंध है गा। गोधूली समय का। पुत्री को दुहिता कहा जाता। दुहिता किसको कहते थे? पुत्री को। गोमत कहते थे धनी व्यक्ति को। पशु ही आर्यों की मुख्य संपत्ति थे, इसीलिए उनकी चोरी सर्वाधिक होती थी। अतः गविष्ठी एक शब्द था, गविष्ठी, गविष्ठी, इसका मतलब होता है गायों की खोज। गाय संपत्ति एवं विनिमय का साधन थी।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। गाय संपत्ति एवं विनिमय का साधन थी। तो हम लोगों ने ये समझ लिया, आर्य खानाबदोश थे, यायावर थे, घुमंतु थे, इसलिए उनका व्यवसाय क्या था? पशु पालन था। आगे चले, हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था? पूर्व वैदिक युग पूछ रहा है। गेहूं नंबर 1 पर है विकल्प में, नंबर 2 जौ है, विकल्प नंबर 3 चावल है, विकल्प नंबर 4 क्या है? चना है। इसमें से उत्तर क्या होगा? जव। या यव से परिचित थे, यव मिलता है, यव। समझ गए? आगे चले, क्वेश्चन नंबर है 86। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? वस्तु विनिमय होती है ना, उसका पूछ रहा है। नंबर 1 विकल्प है सोने का टुकड़ा, नंबर 2 विकल्प है चांदी का टुकड़ा, नंबर 3 है सिक्का, विकल्प नंबर 4 है गाय। अभी हम लोगों ने पढ़ा गाय महत्वपूर्ण उनकी संपत्ति थी और वह विनिमय का माध्यम थी, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? गाय होगा। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 87 है, ऋग्वेद में वर्णित पाणी संबंधित हैं। नंबर 1 कृषि से, नंबर 2 व्यापार से, नंबर 3 उद्योग से, नंबर 4 पशुपालन। ये पाणी के बारे में पूछ रहा है। जो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है पाणी, ये किससे संबंधित थे? समझ रहे हैं? यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? व्यापार से संबंधित थे। आइए देखते हैं कैसे। ऋग्वैदिक आर्य मूलतः पशुपालक थे, कृषि भी करते थे, उनके जीवन में कृषि का स्थान गौण था। इसके बावजूद आर्य व्यापार व वाणिज्य के प्रति उदासीन नहीं थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पाणी वर्ग के लोग करते थे। महर्षि यास्क ने पाणी को वार्थाका, जिसका मतलब होता है व्यवसायी, के रूप में वर्णित किया है। पाणी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे, इसलिए वैदिक ऋषि इनकी निंदा करते हैं। पाणी के बारे में समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर है 88। 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है। समझ रहे हैं? विकल्प नंबर 1 ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, विकल्प नंबर 2 ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, 3 में है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, 4 में है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इससे पहले हम लोगों ने वर्ष पीजीटी की 2000 परीक्षा में पढ़ा था शूद्र की उत्पत्ति ऋग्वेद के किस मंडल में से पता चलता है। तो उसके लिए हमने क्या किया? 10वां मंडल है। जहाँ जिस मंडल में शूद्र की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है, उसी मंडल में हमको विराट पुरुष से 4 वर्णों की उत्पत्ति का भी पता चलता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद के 10वां मंडल। आइए देखते हैं इसको। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त, ये याद रहे, 10वां मंडल सूक्त कौन से? पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, यह चर्चा हो गई है। यहाँ 4 वर्ण की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। यह बताया गया है जब देवताओं ने विराट पुरुष की बलि दी तो उनके मुख भाग से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन या क्षत्रिय, उर से जंघे से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। यही चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का प्रमाण है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। अब आगे आइए। इस वर्ण विभाजन के बावजूद सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं हुई थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। कर्म में परिवर्तन के साथ वर्ण में परिवर्तन होता था। वर्ण जन्मना नहीं था, कर्म आधारित था। कर्म बदलेगा तो वर्ण आपका बदल जाएगा। और इसके बहुत से उदाहरण ऋग्वेद में हैं भी। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक ऋषि कहता है, मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माँ अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न है, परंतु सभी धन की कामना करते हैं।
समझ गए? वह तो कवि है, पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली है, साधन भिन्न है, सभी धन की कामना करते हैं। इसका मतलब एक ही परिवार में भिन्न भिन्न व्यवसाय के लोग रहते थे, भिन्न भिन्न तरह के कर्म करने वाले वर्णों के लोग रहते थे। इससे स्पष्ट है कि व्यवसाय आनुवंशिक नहीं थे तथा जाति व्यवस्था का जो संकीर्ण रूप हमें कालांतर में देखने को मिलता है उससे ऋग वैदिक समाज निश्चित ही अछूता था। समझ गए? आगे चले। प्रश्न संख्या है 89। निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? वैदिक समाज में क्या नहीं प्रचलित था? नंबर 1 विकल्प है विधवा विवाह, नंबर 2 विकल्प है बहुपत्निकता, नंबर 3 है प्रेम विवाह, नंबर 4 है सती प्रथा। इसमें क्या जो है ऐसा कौन सी चीज थी जो प्रचलित नहीं थी? सही उत्तर इसका क्या होगा? सती प्रथा। आइए देखते हैं कैसे। ऋग वैदिक काल में विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। वर वधू को सम्मिलित रूप से अर्भ कहा, जैसे कहते हैं जोड़ा नहीं कहते, जोड़ा कहते हैं ना, वर और वधू को ऋग्वेद में अर्भ कहा जाता था। ऋग्वेद में पत्नी को जाय दस्तम अर्थात पत्नी ही गृह कहकर उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है। ये दो चीजें आपके ज्ञान के लिए। परिवार में एक पत्नीत्व विवाह ही सामान्यतः प्रचलित थे, यद्यपि कुलीन वर्ग के कुछ लोग कई पत्नियां बहुपत्निकता समान रूप से एक पत्नी की प्रथा थी, लेकिन कुलीन वर्ग के रूप जो है कि लोग एक से अधिक पत्नियां रखते थे और एक से अधिक पति रखने के बहुपत्निकता है, बहुपदी जैसी परंपरा भी ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ऋग्वेद में एक स्थान पर इस प्रकार की उपमा दी गई है जैसे कोई विधवा अपने पति के भाई को अपनी सैया पर आमंत्रित करती है। पति के भाई को, इससे पता चलता है कि विधवा विवाह का भी ज्ञान उनको था। बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह में कन्या अपना मत दे सकती थी, कभी कभी अपने पतियों का चुनाव भी करती थी। अंतरजातीय विवाह होते थे, परंतु आर्यवर्ण का दासवर्ण के साथ विवाह निषिद्ध था। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे जिन्हें वहतु, ये पूछ लेगा वहतु क्या है? कन्या के समय, कन्या के विवाह के समय माता पिता के द्वारा दिए जाने वाला दान। वैदिक काल में प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता है। गंधर्व विवाह में प्रेम विवाह का था ना, उसमें गंधर्व विवाह परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या आपस में विवाह कर लेते हैं। सूर्य के पुत्री सूर्या के विवाह की जानकारी मिलती है, इसके उदाहरण है प्रेम विवाह का। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा के अंतर्गत, नियोग प्रथा क्या होती है? पुत्र विहीन विधवा पुत्र प्राप्ति के निमित्त अपने देवर के साथ यौन संबंध स्थापित करती थी। सती प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य उदाहरण नहीं मिलते हैं, लेकिन इस परंपरा को जीवित रखने की कहानियां ऋग्वेद में कहीं कहीं मिलती हैं कि मृत्यु शैया पर, पति की मृत्यु शैया पर पत्नी जाकर लेट जाती थी, उसके बाद फिर उठकर चली आती थी। विधिवत संपन्न हुए विवाह को स्त्री पुरुष किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं कर सकते थे। तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। महिलाओं के बारे में, समाज के बारे में इतनी जानकारी आगामी परीक्षा के लिए आपको बहुत लाभ प्रदान करेगी। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? नंबर 1 गार्गी, नंबर 2 अपाला, नंबर 3 कात्यायनी, नंबर 4 मैत्रेयी। बताइए। ऋग्वेद में उल्लेख की बात करते हैं तो ऋग्वेद में उल्लेख अपाला का मिलता है। फिर आप कहेंगे अभी गार्गी, कात्यायनी, मैत्रेयी ये सब भी तो जो है वैदिक कालीन विदुषियाँ थी। हाँ थी, लेकिन अब आप समझो गार्गी
कात्यायनी, मैत्रेयी का बृहदारण्यक, ये क्या था, उपनिषद में उल्लेख मिलता है। और यह प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक, यह प्रश्न पूछ रहा है ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में हमें अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा, इन सब का उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं। ऋग्वेद में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, सिकता और निवावरी जैसी विदेशी महिलाओं को उल्लेख मिलता है, जिन्होंने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की। इन विदुषी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषि कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। अब हम 2-3 विदुषी महिलाओं, ऋषि के बारे में समझ लें। अपाला बार बार आता है। ऋषि अत्रि की पुत्री थी, चारों वेदों की ज्ञाता थी। इनका विवाह हुआ था कृशास्त्रव के द्वारा, लेकिन इनको कुष्ठ रोग हो गए थे, लेप्रोसी हो गई थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ऋग्वेद का 8वां मंडल मिलता है। इंद्र से प्रार्थना की, इंद्र प्रकट हुए, इनका वार्तालाप हुआ और इंद्र ने इन्हें कुष्ठ रोग से मुक्ति प्रदान की। अगला कौन है? घोषा। ऋषि कच्छीवत की पुत्री हैं। अश्विन कुमारों ने घोषा से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उनकी शारीरिक विकृति ठीक की। ये वर्णन मिलता है। लोपामुद्रा कौन है? विदर्भ के राजा निमि की कन्या है। ऋषि अगस्त की पत्नी है। इन्हें वैदर्भी, वरप्रदा, कौशितकी भी कहते हैं। इन्होंने हादी पंचदशी मंत्र की कल्पना की है। हादी पंचदशी मंत्र जो बना है उसको लोपामुद्रा ने ही बनाया है। आगे चले। पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल की बात कर रहा है। नंबर 1 कृषि, नंबर 2 पशुपालन, नंबर 3 आखेट, नंबर 4 व्यापार। तो पुरापाषाण काल में भी मानव घुमक्कड़ था। जो घुमक्कड़ होगा तो उसका व्यवसाय क्या होगा? आखेट करता था। इसलिए विकल्प नंबर 3 सही होगा। आइए देखते हैं। पुरापाषाण युग, पेलियोलिथिक युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार एवं खाद्य संग्रहण पर जीता था, अर्थात वह आखेटक और खाद्य संग्राहक था। इतनी है आपके प्रश्न के उत्तर के बारे में, लेकिन और चीजें जान ली जाएं ताकि और जो प्रश्न बने उसको हम लोग सरलता से कर सके। जो पुरापाषाण काल है, मध्यपाषाण काल है, नवपाषाण काल है, इन सब का विभाजन उपकरणों के आधार पर होता है। उपकरणों में भिन्नता के आधार पर पूर्व पाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है। निम्न पूर्व पाषाण काल 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। इसके उपकरण थे चापर, क्लीवर, हैंडएक्स। मध्य पूर्व पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। इसके उपकरण क्या थे? फलक, स्क्रेपर, ब्यूरिन, वेधक। उसके बाद है उच्च पूर्व पाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व, ब्लेड। इस तरह के उपकरण थे। आगे चले। इसने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया 92 क्वेश्चन नंबर है। विकल्प नंबर 1 पुरापाषाण काल में, विकल्प नंबर 2 है मध्यपाषाण काल में, विकल्प नंबर 3 है नवपाषाण काल में, विकल्प नंबर 4 है ताम्रपाषाण काल में। कृषि का ज्ञान मनुष्य को कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? नवपाषाण काल में। देखते हैं। माइल्स वर्किट के अनुसार निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं नवपाषाणिक संस्कृति में पाई जाती हैं। अगर नवपाषाणिक संस्कृति है तो उसमें क्या पाया जाएगा? कृषि कार्य, पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पालिश करना और मृदभांड बनाना। ये नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। तो कृषि किसकी विशेषता होगी? नवपाषाण काल की। अब अन्य चीजें भी जान लिया जाए इसके बारे में। नवपाषाण काल में अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता कृषि, पशुपालन,
तथा धातु विज्ञान की प्रगति है। आखेट एवं संग्रहण से, अभी ये कहाँ थे? आखेट से थे, फिर कहाँ पर आ गए? कृषि पर आ गए। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, एक क्रांतिकारी कदम था। ये जो है क्या क्या पैदा करते? गेहूं, जौ, रागी, कुल्थी, मूंग, खजूर, रुई आदि फसलें उगाते थे। पूछेगा नवपाषाण काल में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? आपको गेहूं, जौ, रागी, कुल्थी, मूंग, खजूर, रुई ये सब पता होना चाहिए। नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये पत्थर की कुदालों और खोदने के डंडों से जमीन खोदते थे। लोहे का हल नहीं था, क्योंकि लोहे का भी तब कोई ज्ञान इनको नहीं था। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? विकल्प नंबर 1 कौशाम्बी, विकल्प नंबर 2 नेवासा, विकल्प नंबर 3 बुर्जहोम, विकल्प नंबर 4 ब्रह्मगिरी। इसमें देखिए कौशाम्बी सही उत्तर है। और हम लोग देख लेते हैं कैसे। कौशाम्बी और हस्तिनापुर वैदिक काल के अंत में गर्भावस्था वाले नगर, आद्य नगरीय स्थल, प्रोटो अर्बन साइड हैं। हस्तिनापुर और कौशाम्बी प्रोटो अर्बन साइड हैं। कब? वैदिक काल के अंत में। फिर आइए, जब हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, कौशाम्बी जो वत्स महाजनपद की राजधानी था, ईसा पूर्व 5वीं सदी में कौशाम्बी जो है मिट्टी के किलेबंदी की गई थी, ये पता चलता है। और विष्णु पुराण से पता चलता है। किससे पूछा गया प्रश्न? विष्णु पुराण से पता चलता है। हस्तिनापुर के राजा थे निचच्छू ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया। एक बार प्रश्न पूछा गया था, कौशाम्बी में बुद्ध के समय जो राजा थे किस वंश के थे? तो आइए, बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश के शासक उदयन थे। किस वंश के थे? पौरव वंश के। अब उसमें देखिए नेवासा भी था। तो नेवासा कौन सी साइड है? पूरा पाषाण काल की है। बुर्जहोम और ब्रह्मगिरी भी दिया था, नवपाषाण काल की है। इतना तो आपके प्रश्न के संबंध में पता करना था। इतना है एडिशनल चीज़ है एक्स्ट्रा। बुर्जहोम और गुफा कराल जो कश्मीर में है से अनेक गर्तावास प्राप्त हुए हैं। गर्त माने गड्ढे में लोगों के निवास के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम से प्राप्त कब्रों में कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया गया है। मनुष्य के साथ में कुत्ते को कहाँ पर दफनाया गया है? बुर्जहोम में। यह प्रथा भारत किसी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल से नहीं प्राप्त होती है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत के किसी युद्ध से संबद्ध नहीं है? नंबर 1 है 1526 ईस्वी, नंबर 2 है 1556 ईस्वी, नंबर 3 है 1642 ईस्वी, नंबर 4 है 1761 ईस्वी। इसमें कह रहे हैं कौन सा ऐसा है जो पानीपत के युद्ध से संबंधित सन नहीं है? तो इसमें है 1642 ईस्वी। और 1642 ईस्वी में भारतीय इतिहास में कोई युद्ध नहीं मिलता है। पानीपत हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है। वहाँ पर जो है 3 जो है बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं। उन युद्धों के बारे में हमको जानना है कि कब कब हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है, कौन विजयी हुआ है। किसी न किसी परीक्षा में कोई एक युद्ध उसके संबंध में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 12 अप्रैल 1526 में। किसके किसके बीच हुआ था? लोदी वंश के इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था, बाबर विजित हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। यह हुआ किससे था? सूरवंश के अहमद शाह सूर और अकबर के मध्य हुआ था। शासक यही थे, लेकिन लड़ा कौन था? अहमद शाह सूर की ओर से हेमू लड़े थे, जो उनके वजीर थे।
जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी है, और अकबर के वकील बैरम खां लड़े थे। समझ गए? पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है यह है 14 जनवरी 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वास राव के नेतृत्व में सेनापति सदाशिव भाऊ ने इसको लड़ा था। पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। इस जो है तृतीय युद्ध का मराठा नेतृत्व कौन कर रहा था? विश्वास राव कर रहे थे, उनके पुत्र। और सेनापति कौन था? उनके चचेरे भाई थे सदाशिव भाऊ। इस तरह से पानीपत का तीनों युद्ध का तारीख में हमको महीना सहित 12 अप्रैल, 5 नवंबर, 14 जनवरी तक पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलें। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित धातुओं में से किसका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं को नहीं था? नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 तांबा, नंबर 4 लोह। लोह माने लोहा। तो किसका ज्ञान नहीं था भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को? वहाँ के निर्माताओं के, वहाँ जो लोग थे। इसका उत्तर क्या होगा? लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा का ज्ञान आपको उत्तर वैदिक काल में होता है। देखते हैं सिंधु सभ्यता कैसी थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे के निर्माण और प्रयोग के से लोग परिचित थे। इसके अतिरिक्त चांदी जानते थे, सोना जानते थे, तांबा जानते थे, टिन जानते थे, फिरोजा, शीशा, नील रतन आदि धातुओं से संध्यावासी परिचित थे। किसी भी संध्या स्थल के उत्खनन में लोहे की वस्तुएं नहीं मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि लोहे के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। यह है आपके प्रश्न का उत्तर। अब आइए, फिर लोहा आता कहाँ से है? आइए, ऋग्वेद में अयस शब्द मिला है। क्या मिला है? अयस शब्द, जिसका मतलब होता है तांबा या कांसा की धातु। लोहा ऋग्वेद में भी नहीं है, मतलब पूर्व वैदिक काल में भी लोहे के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में हमको श्याम अयस और कृष्ण अयस नाम मिलते हैं, और श्याम अयस और कृष्ण अयस का संबंध लोहे से स्थापित किया जाता है। मतलब लोहा शब्द नहीं मिलता है, उसके स्थान पर श्याम अयस और कृष्ण अयस मिलता है। अथर्ववेद में लोहे की फाल और ताबीज का उल्लेख मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में। अब आइए, उत्खनन में हमको क्या मिला है? भारत में लोहे का प्रथम प्रमाण 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। उत्खनन में, खुदाई में हमको अतरंजी खेड़ा से 1000 ईसा पूर्व में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। समझ गए? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 96 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक। नंबर 1 लोथल विकल्प में, नंबर 2 आलमगीरपुर विकल्प में, नंबर 3 कालीबंगा, नंबर 4 चन्हूदड़ो। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चन्हूदड़ो सिंध में है, उधर कहीं ना। तो इसमें क्या है? आलमगीरपुर ना। तो उत्तर प्रदेश के जो भी संदेह स्थल उनको जान लिया जाए, जानना सही रहेगा। चलिए, उत्तर प्रदेश के संदेह स्थल आलमगीरपुर है, मेरठ में है। यमुना नदी की सहायक एक हिंडन नदी उसके किनारे है। सबसे पूर्वी संदेह स्थल है रंगपुर, मेरठ में। एक रंगपुर गुजरात में पाया जाता है। मांडी संदेह स्थल है मुजफ्फरनगर में। बड़गांव हुलास संदेह स्थल है सहारनपुर में। सनौली है बागपत में। कहाँ पर है सनौली? बागपत में है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश में संदेह स्थल आलमगीरपुर, रंगपुर, मांडी, बड़गांव और हुलास, सनौली हैं। इनके किस किस डिस्ट्रिक्ट में है हम लोगों ने देख लिया। आगे चलते हैं। 97 है, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? नंबर 1 तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, नंबर 2 इबादत खाना, नंबर 3 दीन इलाही, नंबर 4 हल्दी घाटी का युद्ध।
अकबर की जो धार्मिक नीति थी सुलह कुल, उससे संबंधित कौन सा विकल्प नहीं है? इसमें है नंबर 4 हल्दी घाटी का युद्ध है। आइए देखते हैं। अकबर की सुलह कुल की धार्मिक नीति का विकास क्रमिक रूप से हुआ। 1560 तक वह जो है अपने घर परिवार और कट्टरपंथियों के प्रभाव में था। उसके बाद उनके प्रभाव से मुक्त होने के बाद हिंदुओं के प्रति सौहार्दता की नीति का प्रदर्शन किया। उसने क्या किया? 1562 में दास प्रथा की समाप्ति की। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर को समाप्त किया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि दास प्रथा को अकबर ने कब खत्म किया ना? तो 1562। तीर्थ यात्रा को कब समाप्त कर दिया? 63। फिर जजिया कब खत्म किया? 1564। तो बार बार एक क्रम भूलता है, तो पहला अक्षर ले जाइए, तो दतीजा से याद रखिए, दतीजा। द माने दास प्रथा, ती से तीर्थ यात्रा, जैसे जजिया। और 1565 ईस्वी में युद्धबंदियों के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की परंपरा को समाप्त किया। ये सन याद रहे, ये सब पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। फिर विभिन्न धर्मों में के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। उस जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में एक प्रार्थना भवन बनाया, जिसका नाम था इबादत खाना। विभिन्न धर्म के जो है धर्मगुरु थे, उन सबको बुलाया और कहा अपने अपने धर्म के बारे में आप लोग विस्तार से चर्चा करिए। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना कब स्थापित हुआ? 1575 में। इबादत खाना कहाँ बना? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना क्यों बनाया गया था? विभिन्न धर्म के तत्वों को समझने के लिए, उन धर्म के अनुयायियों को बुला करके धर्म पर विचार विमर्श चर्चा करने के लिए इबादत खाने की स्थापना हो गया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को विभिन्न धर्मों के आचार्यों को वाद विवाद के लिए आमंत्रित करता था। 1578 ईस्वी तक वाद विवाद का कार्यक्रम चलता रहा। फिर उसके बाद 1579 में धार्मिक वाद विवाद के कार्यक्रम से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अकबर ने एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे महजर कहते हैं। महजर कब जारी किया था? 1579 में, जिसके अनुसार अकबर ने कहा कि धार्मिक प्रश्नों पर कोई विवाद होगा तो उसका उत्तर वह स्वयं देगा। अकबर ने धार्मिक प्रश्नों पर अपना मत व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब अब राज्य की सत्ता जो है धार्मिक सत्ता पर भी निर्णय देगी। आगे आइए। फिर 1581 ईस्वी में दीन इलाही या तौहीद इलाही की घोषणा कर दी। जो ऊपर बात हुई थी सुलह कुल या अकबर की धार्मिक नीति का विकास क्रमिक हुआ है, तो क्रमिक रूप से हम लोगों ने देखा। एक और प्रश्न कभी पूछा जाता है, जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी पुस्तक दबिस्ताने मजाहिब में पहली बार इसे एक स्वतंत्र धर्म के रूप में वर्णित किया। अब इसमें था कि क्या नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था हल्दी घाटी का युद्ध संबंधित नहीं है। यह युद्ध हुआ था 1576 में मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच और मुगल सेनापति अकबर के समय में सेनापति मान सिंह के बीच में। इसको भी जान लेना जरूरी था कि हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तो इस प्रश्न के संबंध में जितनी चीजें थी सब पर चर्चा हो गई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? नंबर 1 है तुजुक बाबरी, नंबर 2 है हुमायूनामा, नंबर 3 है तुजुक जहांगीरी, नंबर 4 रक्कात आलमगीरी। तो इसमें जो सही उत्तर है हुमायूनामा है, जो है मुगल बादशाहों द्वारा नहीं लिखा गया। तुजुक बाबरी बाबर द्वारा लिखी गई है, बाबरी से पकड़ में आ जाएगा। तुजुक जहांगीरी है, जहांगीर द्वारा लिखी गई है।
और रक्कात आलमगीरी इसको लिखे हैं औरंगजेब द्वारा लिखी गई है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। हुमायूं नामा बादशाह अकबर के आग्रह पर, किसके आग्रह पर? अकबर के आग्रह पर बाबर की पुत्री और हिंदाल की बहन गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ की रचना की थी। अकबर के समय में लिखी गई थी। इस ग्रंथ के 2 भागों में है। पहले भाग में जो है बाबर के बाद मुगल बादशाह बाबर का इतिहास है और दूसरे में हुमायूं का इतिहास मिलता है। समझ गए? आगे चलें। प्रश्न नंबर 99 है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 मोहनजोदड़ो से, नंबर 2 हड़प्पा से, नंबर 3 कालीबंगा से, नंबर 4 सुरकोटड़ा से। ये हड़प्पा कालीन स्थल है। अस्थि अवशेष के प्रमाण कहाँ से मिले हैं इसको पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा सुरकोटड़ा। आइए देखते हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा है कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में है। इस स्थल की खुदाई 1964 में जेपी जोशी ने की थी। समझ गए? अश्व के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ठीक है। लोथल से घोड़े का जबड़ा मिला है जो बिल्कुल आधुनिक घोड़े के जबड़े जैसा है। समझ रहे हैं? बीबी लाल ने तो कहा कालीबंगन के उत्खनन में घोड़े के अवशेष मिलने की सूचना दी है बीबी लाल ने, लेकिन सभी जो है इतिहासकार अभी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए सुरकोटड़ा कोई सही उत्तर माना जा रहा है। लोथल और नौसरों से घोड़े की मिट्टी की आकृति पाई गई है। मोहनजोदड़ो से घोड़े का कथित एक मिट्टी का मॉडल प्राप्त हुआ है। समझ गए? घोड़े के संबंध में संग्रह स्थलों से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन और वर्ष 2002 की परीक्षा का भी अंतिम क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को अपने शासन काल में खुर्रम और महावत खां के विद्रोह का सामना करना पड़ा? विकल्प नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 है अकबर, नंबर 3 है जहांगीर, नंबर 4 है शाहजहां। इसका सही उत्तर क्या होगा? जहांगीर है। इसके सही उत्तर जहांगीर है। आइए हम लोग देखते हैं। खुसरो का विद्रोह, खुसरो कौन था? ये जहांगीर का है, सबसे बड़ा पुत्र था। 1605 में जिस समय अकबर रोगग्रस्त हुआ था तो राजा मान सिंह ने मिर्जा अजीज कोका, राजा रामदास, मुर्तजा खां, सैयद खां आदि की सहायता से सलीम के स्थान पर, जहांगीर के स्थान पर खुसरो को सिंहासन रूढ़ करने का षड्यंत्र रचा था, किंतु अनेक अमीरों के विरोध के कारण यह षड्यंत्र असफल रहा। खुसरो खां का मैटर था खुसरो का। फिर 1607 में जहांगीर काबुल में था तो उसके विरुद्ध खुसरो के समर्थकों ने एक षड्यंत्र की योजना बनाई कि जिस समय बादशाह शिकार में हो उसकी हत्या कर दी जाए। जहांगीर को इसका पता चल गया और महावत खां द्वारा इसका पता चल गया तो इन्होंने महावत खां को कहा कि इनके विरुद्ध कार्रवाई करो और अंधा कर दो। तो उन्होंने जो है अंधा किया, लेकिन थोड़ी दया आ गई थी तो इसलिए स्थिति बहुत नाजुक नहीं हो पाई। बाद में जब जहांगीर प्रसन्न हुए तो इलाज करवाएं तो आंखों से कुछ न कुछ दिखने लगा था। लेकिन बीच में हुआ क्या कि जब खुर्रम भी उनका पुत्र था जो बाद में शाहजहां के रूप में गद्दी बैठता है, दक्षिण प्रस्थान करते समय अपने साथ ले गया खुसरो को और बुरहानपुर में 1622 में हत्या करा दी। खुसरो चालाक निकला और उसने जो है अपने एक प्रतिद्वंदी को समाप्त कर दिया। आगे देखिए खुसरो खां 1622 में जब ईरान के शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया तो नूरजहां ने खुर्रम को कंधार भेजने का परामर्श दिया। नूरजहां जो है शहरयार को बादशाह बनाना चाहती थी और बादशाही के मार्ग में एक कांटा जो खुर्रम था उनको दूर करने के लिए कंधार अभियान भेजने के लिए
जहांगीर को परामर्श दिया। खुर्रम नूरजहां के षड्यंत्र को समझता था, इसलिए कंधार जाने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। महावत खां के द्वारा इस विद्रोह को दबाया गया। फिर बाद में देखिए महावत खां को विद्रोह करना पड़ा। 1626 में शहजादा परवेज और महावत खां दक्षिण में थे, तो यहाँ पर दरबार में लगा कि एक जो है राजकुमार के साथ में अगर एक बहुत योग्य सेनापति है तो दोनों मिल करके राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। तो उनको अलग करने की कोशिश की गई और उनको वापस बुलाया गया। और जब वो 4000 जो है राजपूत सैनिकों के साथ वापस दरबार में आ रहे थे तो उनके विरुद्ध जो है राजधानी को प्रस्थान किया। तो कई आरोप लगाए गए तथा उनकी ईमानदारी पर संदेह किया गया। और जहांगीर लाहौर से काबुल जाने वाले मार्ग पर झेलम नदी के किनारे अपना पड़ाव डाले था। महावत खां अपने सैनिकों के साथ शिविर को घेर लिया तथा जहांगीर को अपने साथ ले गया। महावत खां का मानना था कि जहांगीर की दुर्गति हो रही है, यहाँ पर उनका सम्मान नहीं है, इसलिए इनको मैं अपने साथ ले चलता हूँ, लेकिन इसको एक विद्रोह माना गया। इस तरह से जो है इनके समय में 3 विद्रोह हुए थे, खुसरो के, खुर्रम के और महावत खां के। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2002 के सभी प्रश्नों पर डिस्कशन कर लिया है और ये उम्मीद है कि आप लोगों को जो है डिस्कशन अच्छा लगा होगा और कई प्रश्नों पर आपकी राय बदली होगी, कई प्रश्नों के उत्तर में एथेंसिटी बढ़ी होगी। तो आप लोग जो है लगातार रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए। इसी तरह से शांतिपूर्वक सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।